नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम जो है हमारा अगला चैप्टर इतिहास का गुप्त वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी जितने वंश हुए थे उस वंश के बाद हमारा जो गुप्त वंश है, एक गुप्त वंश में हम ध्यान रखिए, गुप्त वंश को हम कहते हैं ये जो है हमारा प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण काल का मतलब ठीक साहित्य के क्षेत्र में कहा जाता है, क्योंकि इस यहाँ पर अब बहुत सारे साहित्य की रचना होती है, ठीक, जिसके कारण इस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। यहाँ पर ये भी हम ध्यान रखें कि गुप्त काल जो है कि इनका जो राज्य काज था, इनका जो प्रचार प्रसार था, जिस क्षेत्र तक ये फैले थे, ठीक, इस दृष्टि से भी इस काल को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस काल में अनेक ऐसी चीज़ें हुई थी जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था, जैसे कि आपका मंदिर बनाने की कला। अब तक जो भी आइडल पूजा अर्थात मूर्ति पूजा जो भी होती थी, ठीक, अब वो मंदिर में रखे जाने लगी, उसके लिए एक विशेष भवन बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों के कारण ठीक गुप्त काल का महत्व बहुत ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रारंभिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गुप्त थे, गुप्त वास्तव में कुषाण के सामंत थे। कौन थे? सामंत। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि ये जो आपके गुप्त थे, ठीक, ये वैश्य जाति के थे। किस जाति के थे? वैश्य जाति के। ठीक, जब ये इन्होंने शासन प्रारंभ किया कुषाणों के स्थान पे, ठीक, ध्यान रखिएगा, कुषाणों के स्थान पे आपके गुप्तों ने शासन प्रारंभ किया, तो उस समय ठीक भारत का एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, इनके अंतर्गत ऑलरेडी था, पहले से ही था। ठीक, इसी क्रम में हम जो है इतिहास को पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि इनकी जाति के बारे में। जैसे अभी मैंने चर्चा किया कि इनकी जाति आपकी वैश्य थी, लेकिन अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग मत को मानने वाले, जैसे कि केपी जायसवाल जो है, इनका कहना है कि ये जो आपके गुप्त थे, ये गुप्त जाट थे। तो इस प्रकार के मत के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जाट, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कुषाण वंश आपके गुप्त वंश के जो शासक थे, ये गुप्त वंश जो है ये किस जाति के थे। अगर वो पूछा जाएगा जाट किसने कहा है, तो आप बताएंगे केपी जायसवाल। अगला है डॉक्टर राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण वंश का बताया है। ठीक है, क्या वंश का बताया है? ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण वंश का बताया है। और अगला आपका मत आता है गौरी शंकर ओझा ने कहा है कि गुप्त जो है, ठीक है, ये जो है क्षत्रिय वंश के थे। अब लीजिए, अब बताइए आप कैसे करोगे? आप क्षत्रिय वंश के थे, इसीलिए कोई भी एक ना ओवरऑल कंक्लूजन टाइप का यहाँ पर नहीं मिलेगा। इतिहास की बात यह है कि इतिहास में हर इतिहासवेत्ता जो है अपना मत देता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी किसी भी राजवंश या किसी भी राजा का ठीक ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तो वहाँ पर मतों के आधार पर चीज़ों को किया जाता है, कोई जनरलाइज मत नहीं रहता है। ठीक, अगर कोई पुरातात्विक स्रोत या कोई साहित्यिक स्रोत मिल जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उल्लेख है, तब उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख के जान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस व्यक्ति के नाम के साथ पूछा जाएगा, ठीक है, जनरलाइज तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं कि जो गुप्त थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बता दूं, गुप्त वंश का संस्थापक के बजाय मैं आपको आदि राजा बता रहा हूँ। आदि राजा मतलब जो भी गुप्त थे, ठीक, गुप्त में जब सबसे ऊपर हम जाते हैं तो केवल एक शासक का नाम मिलता है, वो है श्रीगुप्त। अर्थात श्रीगुप्त को हम गुप्त वंश का संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त के बाद आते हैं आपके घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त के संतान थी, पुत्र थे। घटोत्कच और श्रीगुप्त का शासन जो है बहुत कुछ ऐसे आपके बहुत सारे कार्यों के लिए नहीं जाने जाता है। ठीक है, इनके बस बारे में इतना जान लीजिए कि दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों ने महाराज की ठीक उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त और घटोत्कच इन दोनों के बारे में सामान्य रूप से यह जान लीजिएगा कि दोनों ने ठीक महाराज की उपाधि धारण की थी। अब ध्यान रखिएगा, तत्कालिक समय में ये जो महाराज की उपाधि है, ये जो है सामंत लोग धारण करते थे। कौन धारण करते थे? सामंत। इस चीज की अभी चर्चा कर चुके हैं, सामंत। तो इसी यहां से ही हम बता सकते हैं कि ये जो है कुषाण वंश के क्या थे? आपके सामंत थे। अर्थात प्रारंभ में ये जो है शासक के बजाय सामंत के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे आपसे प्रश्न पूछे गुप्त वंश का संस्थापक, तो आप सीधा बताइएगा, ठीक है, आपका श्रीगुप्त, देन आफ्टर आपका घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद अगला प्रमुख शासक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रमुख शासक से आप गिनती यहां से करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ठीक, गुप्त वंश का प्रमुख शासक
यहां से चालू होता है। चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र जो आता है समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 शासकों का, ठीक है, एक आपका क्रम बताया है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि गुप्त शासकों का सही क्रम बताएं, तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ठीक है, तोड़ तोड़ के रखिए एक तरफ, या तो आप इसका ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, ट्रिक बना लीजिए, ऐसा बनाइए 2-2 3-3 करके कोई एक वाक्य बना लीजिए और उस वाक्य में इन सभी का नाम का वर्णन हो। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। चलिए अब हम इनको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं श्रीगुप्त के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त जो है, ठीक, इन्होंने तत्कालिक समय में उपाधि धारण की थी महाराज की। ध्यान रखिएगा, क्या, किस चीज की? महाराज की, ठीक। इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि गुप्त वंश के आदि राज थे, यानी आदि राजा, सबसे प्रारंभिक रूप में इसके ऊपर कोई नाम नहीं मिलता है, अर्थात श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के आदि राजा थे, ठीक है। दूसरी बात चर्चा ये कर चुके हैं कि इनको महाराज की उपाधि धारण किए थे ये, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो श्रीगुप्त है, ये जो श्रीगुप्त है इसने, ठीक है, एक मंदिर का निर्माण किया था और उस मंदिर के भरण पोषण के लिए या उस मंदिर की रख रखाव के लिए जो पैसा या आय या चाहिए था या अन्न चाहिए था, उसके लिए इसने 24 गांवों का दान दिया था। ध्यान रखिएगा, 24 गांव दान दिए थे उस मंदिर के लिए, ठीक। अर्थात इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ उस मंदिर के रेवेन्यू के लिए समझिए कि 24 गांव दान में दिए थे, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र अर्थात श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच अगला प्रमुख शासक होता है। वो अपने पिता की तरह महाराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीजें हैं कि ये जो है, ठीक है, रिद्धिपुर अभिलेख का संबंध इसमें बताया जाता है। रिद्धिपुर अभिलेख में यह बताया गया है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है? घटोत्कच है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहला रिद्धिपुर अभिलेख का संबंध किससे है? तो घटोत्कच से। बार बार पूछा जाता है ना किस अभिलेख का संबंध किससे है, तो आप यहाँ पर बिना हिचकिचाए बताइए कि रिद्धिपुर अभिलेख का संबंध किससे है? घटोत्कच से है। और इसी अभिलेख में यह बताया गया है कि घटोत्कच इस वंश का प्रथम शासक है, ठीक। तो स्पेसिफिक बताया गया। अगर आपसे रिद्धिपुर अभिलेख के संदर्भ में पूछे तब आप इस चीज को बताइएगा, नहीं तो आप बताएंगे श्रीगुप्त को, ठीक है। चलिए अगला प्रमुख शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, अर्थात, ठीक है, अभी तक में हम इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जान सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319, ठीक, 319 या कहना चाहिए 319-20 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पे बैठा और इसी उपलक्ष्य में इसने क्या किया? ठीक है, गुप्त संवत प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, कौन सा संवत? गुप्त संवत। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जब ये अपने 319 ईस्वी में गद्दी पे बैठा तो उसी समय इसने, ठीक है, गुप्त संवत प्रारंभ किया। अब हम चर्चा कर लेते हैं गुप्त संवत और शक संवत को। ध्यान रखिएगा, ये जो शक संवत होते हैं, शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक। गुप्त संवत चालू हुआ था 219 ईस्वी में और शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 241 साल का, ठीक। कितना? 241 ईयर का, ठीक। अर्थात यहाँ पर आप जान सकते हैं कि गुप्त संवत, ठीक है, और आपके शक संवत में कुल मिला के 241 वर्ष का अंतर था। और शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार अगर आप माइनस करेंगे 319 को, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, ठीक, 11, 7 4 11 और आपका 2। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि 241 वर्ष का अंतर था। तो इस प्रकार की चीजें डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे मैं आपको बताया, ठीक। किसके बारे में? चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि ये जो है, ठीक, इसके जीवन में इसका विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसने जब विवाह किया तो कुछ ज्यादा ही इसने एक्टिविटी करना चालू कर दिया, ठीक है। नहीं कहते हैं कि जब कोई बंदा बिगड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करा दो? विवाह करा दो, तो वो सुधर जाता है, ठीक है, उसकी हरकतें कम हो जाती। इसकी हरकतें बढ़ गई, ठीक। इतना खुश हुआ कि इसने अपने विवाह से संबंधित बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे सिक्के जारी कर दिए। जैसे कि इनका जो विवाह है लिच्छवी राजकुमारी से हुआ। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। अब इनका
का काम यहीं से चालू हो जाता है। सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, चूंकि लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ तो इसने एक सिक्का जारी किया चंद्र कुमार और कुमार देवी, ठीक, चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों का नाम को जोड़ के। तो इस सिक्के के बारे में खास बात बता दूं, इसी सिक्के के बैक साइड में, पीछे साइड में दुर्गा की आकृति ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चंद्रगुप्त का कौन सा सिक्का, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्का कहा गया है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र अंकित है, उसी के पीछे में दुर्गा की आकृति का सिक्का है, ध्यान रखिएगा, दोनों है, ठीक। तो इसी चिन्ह आपके इसी सिक्के में दुर्गा की आकृति है। चूंकि इसका जो ससुराल था कहाँ था, लिच्छवी था, अर्थात कुमार देवी का, ठीक, कुमार देवी कहाँ से थी, लिच्छवी थी, इसलिए इसने अगला सिक्का जारी किया लिच्छवी प्रकार का। कौन सा, लिच्छवी प्रकार का। इसने एक और सिक्का जारी किया राजा रानी प्रकार का, ध्यान रखिएगा, राजा रानी। और एक अंतिम सिक्का इसका और था विवाह प्रकार का था। तो आप समझ सकते हैं, विवाह किया, ठीक, विवाह प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, लिच्छवी प्रकार का सिक्का, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का। इस प्रकार इसके जितने भी सिक्के हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से वो इसके विवाह के बाद के सिक्के हैं, ठीक है। उस घटना से ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था, 4-4 सिक्के जारी कर दिए, ठीक है। हमारा खर्चा हो जाता है, ठीक है, ये जारी कर रहा है और हमारे क्या होता है, ठीक है, 1-2 साल तक के लिए हम थोड़े से अर्थव्यवस्था में पीछे खिसक जाते हैं, ठीक है, कर्जा भी पड़ जाते हैं। चलिए अगला एक और उपाधि ध्यान रखिएगा, इन सब करने के बावजूद इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज, ठीक है। फिर तुलना करिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच इन्होंने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी, महाराज। और मैं आपको बता चुका हूं कि तत्कालिक समय में महाराज की उपाधि कौन धारण करते थे, सामंत धारण करते थे, ठीक है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि कुछ पुस्तकों में ऐसा भी लिखा गया है कि घटोत्कच और श्रीगुप्त जो हैं, ये जो हैं, ठीक है, सामंत के रूप में कार्य करते थे इनकी उपाधि के आधार पे, ठीक है। और अगला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, अर्थात ये जो है फ्रंट फुट में आ गया। वास्तविक रूप से शासन किसके समय चालू हो रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो उपाधि का भी क्रम याद रखिएगा, अर्थात महाराजा और महाराजा धीराज। इतिहास में राजाओं का क्रम भी महत्वपूर्ण है, उनकी उपाधियां भी महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ठीक है, अभी तक हमने इतिहास में सामान्यतः यह पढ़ा है कि एक शासक जो है, ठीक है, दूसरे शासक अर्थात अपने पुत्र द्वारा मारा जाता है, ठीक, तब कहीं जाके वो गद्दी से हटता है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजा बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया और खुद संन्यास ग्रहण कर लिया। ध्यान रखिएगा, इतिहास में संन्यास ग्रहण अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है कि ये जो है मगध से, ठीक, कहाँ चले आते हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में साथ में आपके कर्नाटक चले आते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं, ठीक, और वहाँ पर संलेखन विधि द्वारा उनकी, ठीक है, मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त करते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और संन्यास ग्रहण करके अपने बेटों को शासक बना देते हैं और, ठीक है, अपने आप को समझिए डिवोट कर देते हैं अब धार्मिक क्षेत्र में। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को हम इस वंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक। अब आपका शासक आएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ये बिल्कुल अशोक के विपरीत शासक था। तुलनात्मक चीजें बता रहा हूं। अशोक क्या था, ठीक, अशोक ने सबसे पहले युद्ध की बात की, युद्ध भी किया, ठीक, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में, और उसके कारण उसका मन बदल गया। अर्थात अशोक के समय आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, धार्मिक कार्य बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, युद्ध चीजें रुक चुकी थी। और ये जो है समुद्रगुप्त, इसका पॉलिसी जस्ट उसके अगेंस्ट था। ये राज्य क्षेत्र जितना जाता था, जितना मतलब जीतोगे तब जब युद्ध करोगे, और युद्ध वो व्यक्ति करेगा जो हिंसा से घबराता नहीं है, ठीक। तो ये बंदा वही था, हिंसा से घबराता नहीं था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि पूरे पृथ्वी को जीतना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको धरणी बंध भी कहा गया है, ठीक। क्यों, क्योंकि पूरा धरणी अर्थात, ठीक है, जो पूरे विश्व है, पूरे विश्व को ये क्या करता था, बांधना चाहता था, जीतना चाहता था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसने, ठीक है, धरणी बंध की उपाधि धारण की। वह व्यक्ति जो पृथ्वी को बांधना चाहता है अर्थात पूरे पृथ्वी को जीतना चाहता है, उसी को धरणीबंध कहा जाता है। इसने और उपाधि धारण की, परम भट्टारक, नाम ही सोचिए, हेवी नाम है, परम भट्टारक, ठीक, परम भट्टारक, विक्रमांक और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की। क्यों, क्योंकि इसने अश्वमेघ यज्ञ का संपादन किया था। तो और उपाधि में आपका धरणीबंध के अलावा
परम भट्टारक, विक्रमांक और अश्वमेधकर्ता, ये उपाधियां इसने धारण की। ठीक, ध्यान रखिएगा यहां पर तो उसी चीज की चर्चा है कि पृथ्वी को बांधना, अर्थात ये जो है ठीक है विश्व विजय का सपना देखा था। और आपको ये बता दूं, इसको जो है 100 युद्धों का विजेता कहा गया, अर्थात ये जो है 100 युद्ध लड़ा था और उस 100 युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसने विश्व विजय का सपना देखा था, इसीलिए ठीक है इसकी तुलना भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। ठीक है, तुलना किससे कर रहे हैं? नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ कई 100 वर्ष बाद आया। ठीक है, और इतिहास में इस प्रकार लिखा गया है कि समुद्रगुप्त जो 375 ईस्वी पूर्व का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है 375 ईस्वी पूर्व का था, वो जो है कौन है? ठीक है, तो वो नेपोलियन है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ये तो उल्टा हो गया ना, ऐसा कहा जाना चाहिए था कि नेपोलियन जो है ठीक है वो जो है अपने एरिया का, फ्रांस का कहना चाहिए या यूरोप का क्या है, समुद्रगुप्त है। तो तुलना उल्टा कर रहे हैं और इतिहास में ये चीजें हैं। खैर जो भी बात है, ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन कौन है तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए एक और चीज है यहां पर, ठीक, दक्षिण भारत की ओर ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की ओर ठीक है ये अग्रसर हुआ और वहां को दक्षिण भारत को भी इसने जीता। ठीक, तो इस क्रम में इसने क्या किया? दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, 12 शासकों को पराजित किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। जब ये दक्षिण भारत में गया, ठीक है, तो दक्षिण भारत में इसको प्रमुख शासक मिला महमूद। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में किस शासक से इनका आपका सामना हुआ तो वो है महमूद। ठीक है, तो महमूद का नाम आएगा, आगे भी आएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं इसी के बारे में। इसने 3 नीतियां चलाई थी। अब ये संदर्भ वही है, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं ना, ये दक्षिण भारत विजय करने के लिए निकला था, इसने 12 शासकों को पराजित किया था। इसने 3 नीतियां चलाई थी और उस नीति का नाम है ग्रहण, ठीक, मोक्ष, दूसरा है मोक्ष और तीसरा है अनुग्रह। अनुग्रह, तो ध्यान रखिएगा इसका जो पॉलिसी था बेसिकली दक्षिण भारत के संदर्भ में। ठीक, जब ये दक्षिण भारत गया तो ये क्या करता था, कुछ राज्य को जीत के अपने अंदर ले लेता था और कुछ को छोड़ देता था और कुछ पे अनुग्रह करता था, अर्थात टैक्स लेता था और उसको ठीक है नियमित कर के आधार पे उससे ठीक है उसको मुक्त कर देता था। जाओ भाई आप इंडिपेंडेंट रहो मगर हमको क्या करोगे, कर। इसलिए इसके नीति को क्या कहा गया है? ग्रहण मोक्षानुग्रह, एक साथ जोड़ के। ठीक, ध्यान रखिएगा इस नीति को क्या कहा है? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक, तो आपसे अगर ये पूछेगा कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसने धारण किया था तो बताइएगा कि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब ये दक्षिण भारत के अभियान पे गया था तो दक्षिण भारत के अभियान पे सभी राज्यों को इसने जीत के अपने अंदर नहीं किया था, तो कुछ राज्यों को जीत लिया, अर्थात उसने अपने अंदर एक्वायर कर लिया, कुछ को उसने छोड़ दिया, मोक्ष कर दिया। ठीक है, एब्सोल्युटली अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है कृपा दान किया। ठीक है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का कर लेना था वहां पर, ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। यहां ध्यान रखिएगा इसी नीति को राय चौधरी ने क्या कहा है? धर्म विजय का है। ठीक है, राय चौधरी ने इसी नीति को किस नाम से संबोधित किया है? धर्म विजय के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अभी इस चीज की चर्चा कर चुके थे कि जब ये दक्षिण भारत गया तो उस समय वहां का शासक कौन था? महमूद था। क्लियर है, महमूद था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा अगला एक और तथ्य है कि जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त, ये वैष्णव धर्म का समर्थक था। अब ये बात कहाँ सही वैष्णव धर्म का समर्थक था? इसने 2 सिक्के जारी किए थे, एक सिक्का जारी किया था गरुड़ का सिक्का और दूसरा वीणावादनी का सिक्का, और ये दोनों जो है ठीक है वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि गरुड़ का जो है ठीक देखिएगा हमने हेलियोडोरस पढ़ा है, हेलियोडोरस ने क्या किया था? वैष्णव धर्म को अपनाया था विदिशा के बेसनगर में और आपका गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वो संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। सेम काम ये भी कर रहे हैं, इन्होंने वीणावादी सिक्का जारी किया और गरुड़ के चिन्ह के सिक्के, और ये दोनों का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और उसी से संबंधित इसने वीणावादी सिक्का जारी किया और आपके गरुड़ सिक्का। वीणावादनी का एक और हम अर्थ निकालते हैं कि ये जो है संगीत प्रेमी शासक था। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी शासक था। ध्यान रखिए, अब भाई इतना युद्ध रहेगा तो किसी भी प्रकार का तो एम्यूजमेंट करना पड़ेगा, मनोरंजन करना है, तो ये संगीत
प्रिय शासक था। ये खुद भी वीणा बजाता था, ठीक, और इसके सिक्के भी मिले हैं वीणा बजाते हुए, अर्थात वीणा वादनी सिक्का मिला है किसका, समुद्रगुप्त का। तो ध्यान रखिएगा, अगला चीज ध्यान रखेंगे, ये संगीत प्रेमी था, चूंकि कविता और इस प्रकार की चीजें खुद करता था, इसलिए इसने कविराज और बहु कविता की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, संगीत प्रेमी के साथ साथ ये कविता भी करता था और बहु कवि और कविराज की उपाधि धारण की थी किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक, वही बंदा जो पूरे राज्य को, पूरे संसार को जीतना चाहता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इनका एक दरबारी कवि है हरिसेन, इनके बारे में समझ लीजिए। हरिसेन, ठीक, हरिसेन कौन है? अब आप समझिए कि अशोक के समय, अशोक का एक स्तंभ को हमने बताया था कि वो कहाँ है, आपका कौशाम्बी में। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये जो है प्रयाग स्तंभ जो लेख है, ठीक है, इसी प्रयाग स्तंभ लेख को कौन खुदवाता है, हरिसेन। ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, हरिसेन जो है प्रयाग स्तंभ लेख को खुदवाता है और उसी पे समुद्रगुप्त की विजय का उत्कीर्ण कर देता है। ठीक, अर्थात समुद्रगुप्त की जो विजय है, ठीक, वो सारे का सारा कहाँ मेंशन है, ठीक, उसी अभिलेख में है, ठीक, जो अशोक का अभिलेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है उसी के नीचे में इसको पूरा मेंशन कर दिया है कि समुद्रगुप्त की कौन कौन सा विजय था। ठीक है, तो इस चीज की बात कर लेते हैं कि हरिसेन ने उसी प्रयाग स्तंभ लेख में क्या करवा दिया, ठीक है, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया, और वो जो है चंपू शैली में है भाई। ठीक है, ये अब चंपू कौन है भाई, ठीक, नाम से ही लग रहा है चंपू। ठीक, ये चंपू कौन है, तो ध्यान रखिएगा, उस शैली को चंपू शैली कहा जाता है जो गद्य और पद्य दोनों में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये क्या है, गद्य और साथ ही साथ पद्य में भी है। ठीक है, तो गद्य पद्य दोनों में है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अभिलेख जो है, ठीक है, चंपू शैली में है। हरिसेन ने जो लिखा है उस चीज की बात है। अब हम अगला देख लेते हैं, ठीक है, इसी के बारे में। हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है, ठीक, इसके समय में मेघवर्मन नामक शासक जो कि श्रीलंका का शासक था, ठीक, श्रीलंका का शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से, ठीक है, गया में वहां पर बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, तो इन्होंने उनको अनुमति दे भी दिया। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त वर्सेस मेघवर्मन। ठीक, एक्चुअली में ये जीते नीचे तक चले गए, इनका संपर्क भी हुआ होगा। ठीक है, आपके श्रीलंका के पास तक पहुंच गए। ठीक, तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में, ठीक, आपके बौद्ध मंदिर के लिए, ठीक है, अनुमति मांगी कि मैं वहां एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहता हूं। समुद्रगुप्त ने इनको वो अनुमति दे दी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक, अभी हमने चर्चा किया था कि समुद्रगुप्त जो है वो अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसको अश्वमेध यज्ञ कर्ता की उपाधि धारण किया था। इसने एक अश्वमेध यज्ञ था, अश्वमेध सिक्का भी जारी किया, और उस सिक्के पे यूप की आकृति थी। यूप क्या होता है, ठीक, इस प्रकार का एक संरचना होता है। ठीक, जैसे मंदिर की संरचना होती है, इस प्रकार का, ठीक, एक संरचना होता है। बौद्ध धर्म का जो देखिएगा, बौद्ध जो आपके स्तूप बने होते हैं, स्तूप, ठीक, स्तूप का जो ऊपरी शिखा होता है उसी को, ठीक है, यूप कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के सिक्के इसने जारी किए, किसने, आपके समुद्रगुप्त में। ठीक, दक्षिण भारत में एक और शासक का नाम आएगा, कांची का शासक आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, दक्षिण भारत में इसने कांची नामक राज्य के शासक विष्णुगुप्त को भी पराजित किया था। महमूद तो हो ही गया, ठीक है, साथ ही साथ विष्णुगुप्त। तो अब इन दो शासकों को याद रखिएगा, 12 शासक का याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्णगुप्त, ध्यान रखिएगा, इसके 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। गरुड़, धनुर्धर या धनुर्धारी, परशु, अश्वमेधकर्ता, व्याघ्रहंता और वीणावादिनी सिक्का। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कितने प्रकार के सिक्के, तो गरुड़ सिक्का, धनुर्धारी सिक्का, परशु सिक्का, अश्वमेध करता हुआ सिक्का, ठीक है, व्याघ्रहंता सिक्का और वीणा वादनी सिक्का। तो ये जो 6 सिक्के हैं, ये बहुत ही प्रमुख सिक्के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन चीजों को आपको मेंशन करना है, याद रखना है। क्लियर है? ठीक, आप इसको बहुत ही कॉमन समझ सकते हैं कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। देखिए, गरुड़, ठीक, धनुर्धारी, परशु भी इसी प्रकार के, अश्वमेध यज्ञ किया, व्याघ्रहंता की सिक्का जारी किया और वीणावादनी के सिक्का जारी किया। वीणावादनी अर्थात ये खुद वीणा बजाता था। इस प्रकार का चीजों को आप जनरलाइज कर लीजिए, दिमाग में रखिए। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगला शासक आता है रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद राम, क्योंकि समुद्र के पास कौन पहुंचे थे, राम। ठीक, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक आता है रामगुप्त। ये अयोग्य शासक था। ठीक, इसकी जो
पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, ठीक, ये जो है शकों से बचाने में ये असफल रहा। वास्तव में ठीक इस समय में शकों का आक्रमण भारत में लगातार हो रहा था। ठीक है, शकों ने रामगुप्त को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी को हमको सौंप दे, यानी कि शकों को सौंप दे। और ये महोदय जो है तैयार भी हो गए। ठीक है, कौन? रामगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था। तो ये अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ था। इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी थी या ध्रुव स्वामिनी। तो ध्यान रखिएगा, किससे असमर्थ था? शकों से। शकों से। तो इसने शक शासक को ये वो बता दिया कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी को आपको दे रहा हूं। ठीक, अब यहां पर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसी बीच में खेल खेल देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय है जो है वो ध्रुव देवी का रूप बना लेता है, अर्थात स्त्री का साड़ी पहन लेता है और ध्रुव देवी के रूप बना के शक शासक के पास जाता है और शक को, उस शक शासक की हत्या कर देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हत्या कर लेता है। वापस आके रामगुप्त की भी हत्या कर लेता है। वापस आता है कि पहले आता है, इसको छोड़िए। ठीक है, रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और इस प्रकार वो ठीक ध्रुव देवी को बचा लेता है। क्यों? कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ठीक है, ध्रुव देवी को या ध्रुव स्वामिनी को, ठीक है, शकों से बचा लेता है, साथ ही साथ रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। ठीक, और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। ध्यान रखिएगा, खुद विवाह कर लेता है। अब आपका अगला प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ठीक हम किस चीज की चर्चा कर लेते हैं कि ये जो रामगुप्त की हत्या करता है और उसकी पत्नी, देखिए ध्रुव स्वामिनी भी नाम आता है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। क्लियर है? ठीक है, इसने क्या किया था? ठीक 11 गणराज्यों को जीता था, 11 गढ़ों को जीता था, इसलिए इसने एक और उपाधि धारण किया, गड़ारी। गड़ारी, ध्यान रखिएगा, गढ़ों का अरी अर्थात गढ़ों का दुश्मन, गड़ारी धारण किया। ठीक है, इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, अभी तक जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र था, इसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। किसको? उज्जैन को। क्लियर है? ठीक है, जैसे ही इसने उज्जैन को राजधानी बनाया, ठीक, उसने एक और उपाधि धारण किया, उज्जैन पुरावधीश्वर। साथ ही साथ इसने पाटलिपुत्र का भी राजधानी पहले से था, तो पाटलिपुरावधीश्वर की भी उपाधि यही धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और उज्जैन पुरावधीश्वर की उपाधि धारण किया, और साथ ही साथ सिमिलर उपाधि धारण करता है पाटलिपुत्र के भी संदर्भ में। क्या लिखता है भाई? पाटलिपुरावधीश्वर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, उज्जैन पुरावधीश्वर, ठीक, और आपका पाटलिपुर या पाटलिपुरावधीश्वर, ये दो उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उससे पहले गड़ारी, ठीक है, कितना? 10 गढ़ों को जीता था। अब ध्यान रखिएगा, इसने अगला उपाधि धारण किया परम भागवत। ठीक है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इससे पहले हम समुद्रगुप्त को देखें, अब है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो है परम भागवत की उपाधि धारण करता है। कौन? ठीक है, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, परम भागवत और समुद्रगुप्त परम भट्टारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परम भट्टारक और ये परम भागवत। ठीक है, इसका अगला उपाधि था, ठीक, सकारी। क्यों सकारी? इसलिए उपाधि इसने धारण किया क्योंकि इसने शकों को पराजित किया। ठीक है, शकों को पराजित किया। ठीक, पराजित। ध्यान रखिएगा, कैसे पराजित किया? अभी हमने पढ़ा है, रामगुप्त की हत्या किया और रामगुप्त को मजबूर कौन कर रहा था? शक। शक जो है शकों के पास वो अपनी पत्नी को भेज रहा था। ठीक है, तो उन्हीं शकों को पराजित किया, इसलिए इसका नाम पड़ा सकारी। क्या? सकारी, अर्थात शकों का अरी। ध्यान रखिए, गड़ारी, गढ़ों का अरी, यानी कि गढ़ों का दुश्मन, यहाँ शकों का दुश्मन। इसी उपलक्ष्य में किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, रूपक सिक्का जारी किया। ध्यान रखिएगा, रूपक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्का है। ये पूछा जाता है कि रूपक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया, तो बेधड़के आप बनाइए, रूपक सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया। और इसी उपलक्ष्य में ना, ठीक, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये एक और काम करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्यों धारण किया? कब धारण किया? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया और उपाधि धारण किया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि अब इस वंश के शासक जो है ये वैष्णव धर्म के क्या है? ठीक है,
को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वैष्णव को तो मान ही रहा है, साथ ही साथ शैव और बौद्ध, ठीक, इन धर्मों को भी संरक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है, अर्थात इस समय ठीक आपके वैष्णव धर्म के अलावा आपके शैव धर्म, साथ ही साथ आपके बौद्ध धर्म का भी ठीक राजाश्रय मिला हुआ है। चलिए, अब इसी के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ध्यान रखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक, अब इसका नाम को ही जोड़ के रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक साथ जोड़ के रखिए। इसी के काल में ही उज्जैन में, चूंकि उज्जैन गया है, दिमाग लगाइएगा, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, तो इसी काल में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर अर्थात महाकाल मंदिर का निर्माण होता है। ये नहीं कराता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं कराता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उज्जैन में ठीक महाकाल मंदिर का निर्माण होता है। महाकाल शंकर जी का मंदिर है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ठीक ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के ये प्रमुख तथ्य हो गए। अब हम देखते हैं ठीक है इसके आगे का। तो ध्यान रखिए कि इसकी पुत्री प्रभावती थी। इसकी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वाकटक शासक ठीक है रुद्रसेन से हुआ था। किससे हुआ था? वाकटक शासक रुद्रसेन से। इस चीज को जान लीजिएगा। ठीक है, इसकी पुत्री ठीक है आपके प्रभावती का विवाह रुद्र शासक आपके वाकटक शासक रुद्रसेन से हुआ था। इसके दरबार में ठीक चीनी यात्री फाहयान आया था। ध्यान रखिएगा कौन आया था? फाहयान। ठीक है, एक आया था वेनसांग, ठीक, जो कि आगे आएगा, या समझिए उसके शासक में आया तो वेनसांग आता है हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, फाहयान आता है ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री फाहयान किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। और बता दूं ठीक है इसकी रचना है फाहयान की। ठीक है, हर्ष आपके वेनसांग की सीयू की, इसका फुकयू की। ठीक, ध्यान रखिएगा, फ से ठीक फ से फाहयान, फ से फुकयू की। ठीक है, अब जो है ये जो है इसी तरफ से आता है और श्रीलंका चला जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के बाद ये आपके ठीक है इंडोनेशिया और पूर्वी देशों की ओर चला जाता है। ठीक है, अर्थात ठीक ये जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से वापस जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, और चंद्रगुप्त के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, दिल्ली का जो आप लाल किला देखे होंगे, लाल किला गए होंगे, तो दिल्ली के लाल किला के जो प्रांगण में एक आपको लौह स्तंभ मिलता है। ठीक, उसको अच्छे से परखा गया तो वो जो लौह स्तंभ में चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र, शासक का नाम क्या लिखा है? चंद्र। और उस चंद्र की तुलना या उस चंद्र का समाकृति या कहना चाहिए उस चंद्र का तो हम जो अर्थ लगाते हैं वो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं। दिल्ली का महरैली, महरैली का मतलब वही एरिया आपका लाल किला, सॉरी आपके कुतुब मीनार का एरिया। ठीक, कुतुब मीनार जो है दिल्ली का महरैली नामक स्थान पे है और उसी एरिया में अर्थात लाल किले के प्रांगण में आपका लौह स्तंभ है। और ये कहा जाता है कि यही महरैली का लौह स्तंभ जो है ठीक है वो किसका है? तो वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसी में ये माना जाता है कि ये जो अपनी विजयों के उपलक्ष्य में इस चीज को यहाँ पर लिखा था और इस पे इसकी विजय गाथा है। और इसकी खास बात यह है कि ध्यान रखिएगा तत्कालिक समय में लोहा को जंग से बचाने का कोई टेक्निक नहीं था, परंतु ये जो आपका लौह स्तंभ है ये बिल्कुल जंग से बचा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का अभी भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, मैं भी गया हूँ उस जगह। ठीक, आप लोग भी दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली जाते हैं तो लाल किला गए होंगे तो ये जरूर घूमे होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा ठीक है ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इन्हीं के समय में इन्होंने अलग अलग क्षेत्र से संबंधित ठीक 9 लोग इसके दरबार में थे और इसी को नवरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? नवरत्न। ठीक, नवरत्न कौन थे? ठीक, नवरत्न जो है अलग अलग क्षेत्र के ठीक विद्वान थे जो कि इनके दरबार में थे। ध्यान रखिएगा। ठीक, नवरत्न। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा अकबर में हम पढ़ चुके हैं, अकबर के भी दरबार में नवरत्न थे। उसी प्रकार आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। आगे हम पढ़ेंगे आपका महाराष्ट्र में जिससे पढ़ेंगे तो अष्टप्रधान का नाम आएगा। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के, तो अष्टप्रधान कौन थे? ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत में जाएंगे तो अष्टदिग्गज का नाम आएगा। तो अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अष्टदिग्गज 8 कवि है, तेलुगु कवि थे। ठीक है, इसलिए उसको अष्टदिग्गज कहा जाता है दक्षिण भारत में। ठीक, शिवाजी के यहाँ 8 भी उसी प्रकार मंत्री थे तो 8 वो आएगा। 9 का नाम आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा और आपका अशोक आएगा। ठीक है, तो दोनों के दरबार में ठीक है क्या है? ठीक, दरबार में ये कवि थे। समझ गए? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज देखिए ये नवरत्न कौन कौन है ये पूछा जाता है। तो पहला है कालिदास, वराहमिहिर धन्वंतरी। कालिदास लेखक थे,
वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, ऊपर की ओर देखते थे और तारों वारों को ठीक के आधार पे बताते थे, ठीक है, कि क्या है किस प्रकार से, अर्थात ठीक वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। ठीक, धनवंतरी ये जो है वैद्य थे समझिए। अमर सिंह ठीक है ये पुस्तक लिखते हैं अर्थात ये साहित्यकार थे। ठीक, उसके बाद छपड़क है, फिर वेताल भट्ट, फिर शंकु और घटकरपर और बाद में वर रुचि। तो इनका आप नाम को याद रखिएगा, ठीक है, इनके नाम को आप याद रखिए। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपड़क, वेताल भट्ट, शंकु, घटपर्णक और वर रुचि। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ और उपाधि धारण किए थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने ठीक धनुर्धारी सिक्का जारी किया था, ध्यान रखिएगा। और धनुर्धारी सिक्का जो है ठीक इनके नाम से आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। उसके बाद छत्र और सिंहांत अर्थात सिंह की हत्या करता हुआ, सिंह एक है व्याघ्रहंता, वो समुद्रगुप्त में भी है, यहाँ पर सिंहांत सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। तो धनुर्धारी, छत्रधारी और आपका सिंहांत, ये 3 प्रकार के सिक्के जारी किए गए हैं हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला हमारा शासक है, हमारा अगला प्रमुख शासक कुमारगुप्त। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं, कुमारगुप्त को शक्रादित्य के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किस किस नाम से? कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, एक साथ पढ़िए, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के भी नाम से जानते हैं और उनको शक्रादित्य के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। ठीक, तो ये चीजें मेंशन है ऑलरेडी, महेंद्रादित्य के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ शक्रादित्य के नाम से भी जान रहे हैं। इनके शासनकाल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके शासनकाल में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ठीक, बिहार के राजगीर नामक जगह पे, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? बिहार का, ठीक, राजगीर, राजगीर। ठीक है, राजगीर में क्या बनाया? ठीक, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के जारी किए। किस शैली के? कुमारगुप्त ने ठीक मयूर शैली के सिक्के जारी किए। साथ ही साथ इन्होंने कार्तिकेय सिक्का भी जारी किया, कार्तिकेय सिक्का जारी किया। अब एक ट्रिक यहाँ आ जाएगा आपको। ठीक, देखिए, कुमार, कुमार मतलब शंकर जी पार्वती का बेटा, ठीक, कुमार ऐसा याद रखिए ना। ठीक, क्योंकि उनका नाम कार्तिकेय था, तो कुमार, कार्तिकेय और मयूर, क्योंकि कार्तिक किस में बैठते थे? मयूर में बैठते थे। क्लियर है? तो इस प्रकार इन 3 चीजों को जोड़ लीजिए। कुमारगुप्त, कुमार कौन? ठीक, तो शंकर जी और पार्वती के पुत्र कौन? कार्तिकेय, तो कार्तिकेय प्रकार का भी सिक्का। ठीक है, ये मयूर में बैठते थे अर्थात मयूर शैली का सिक्का। तो ये चीजें आप ठीक है जोड़ के रखिए। अब एक और चीज बता दूं, ठीक, ये जो हमारे कुमारगुप्त थे, अभी तक जितने भी गुप्त शासक प्राप्त हुए हैं ना, ठीक, उसमें सबसे ज्यादा अभिलेख इन्हीं के मिले, 18 अभिलेख। ठीक, पूरा 18 अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख गुप्त शासकों के किनके हैं? कुमारगुप्त के हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, इनमें हुरणों का आक्रमण इनमें प्रारंभ हो गया था। प्रथम बार अगर आपसे पूछे हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ठीक वो था कुमारगुप्त। हुरण कौन है भाई? हुरण मलेच्छ कहा जाता है इतिहास में, मलेच्छ, इतिहास में इनको और पुराने नाम से मलेच्छ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हुरून कौन थे? ये मलेच्छ थे, और इनका प्रथम बार आक्रमण भारत में होता है किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। बाद में स्कंदगुप्त जो है हुरणों को पराजित करके भारत से बाहर भेज देते हैं। ठीक, तो अगला शासक जो है इनको यहाँ से बाइकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आपसे अगर ये पूछे कि प्रथम बार हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो तुरंत लगाइएगा कि कुमारगुप्त। भगाया कौन? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, अब आइए स्कंदगुप्त। अब ध्यान रखिएगा, अगला ही पॉइंट है, हुरणों को पराजित कर भगाया, अर्थात हुरणों को भारत से भगा ही दिया। ठीक है, यानी कि हुरण जो भारत पे आक्रमण करते थे, ठीक, उनको यहाँ से पराजित करके भगा दिया। हुरण कौन भाई? तो वही मलेच्छ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है ये ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक, इसकी चर्चा की भाई हुरणों ने भारत में आक्रमण किया, अर्थात मलेच्छों ने भारत में आक्रमण किया, इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में है। क्लियर है? ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, भीतरगांव अभिलेख। तो भीतरगांव अभिलेख किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। ठीक, किसका है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक, अगर आपसे ये पूछे स्कंद भीतरगांव अभिलेख का संबंध किससे है या इसकी रचयिता कौन है, स्कंदगुप्त का नाम लीजिएगा आप। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज कि सुदर्शन झील का इसने पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक, आपका
सुदर्शन झील बना था, उसका निर्माण हुआ था, लेकिन पुनरुद्धार फिर से रिपेयरिंग करवाया किसने? ठीक, आपका स्कंदगुप्त ने। क्लियर है? ठीक, तो ये बहुत कम फैक्ट है, चिंता मत किए। हुरों को पराजित किया। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है। भीतरगांव का अभिलेख किसका है? ठीक, तो एक कोड भी है ना, स्कंद। स्कंद मतलब कंद, कंद मतलब कांदा। कांदा कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, और नाम ही है भीतरगांव। भीतर मतलब जमीन के अंदर, भीतर कंद, ध्यान रखिएगा। स्कंद कहाँ है भाई? भीतर है, तो भीतरगांव अभिलेख। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला भानुगुप्त के बारे में। अगला शासक भानुगुप्त, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है भानुगुप्त के बारे में, बस इतना जान लीजिए भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख, और उसी एरण अभिलेख में, ठीक है, सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख है 510 ईस्वी में। ठीक है, कब? 510 ईस्वी में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कब है? तो वो है स्कंदगुप्त के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, 10 बार प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूछा गया है तो और पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन याद रखिएगा कॉमन चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम इनके ठीक अलग अलग सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका धर्म। ठीक है, अर्थात गुप्तकालीन संस्कृति पढ़ते हैं, धर्म देख लेते हैं। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भाई ये क्या है, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा देखने को मिला इन्होंने परम भागवत, परम भट्टारक, ठीक है, वीणा वादनी सिक्का, इस प्रकार की चीज़ें की, इनके सिक्के जारी किए। ठीक है, इन्होंने उपाधि उसी प्रकार के धारण की, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को इन्होंने इनके काल में चरम पर भी गया था, साथ ही साथ शैव धर्म को भी संरक्षण दिया था। इसका प्रमाण कैसा मिलता है भाई? ठीक, देखिए, वैष्णव धर्म मतलब हरि, और शैव धर्म मतलब हरि हर, यानी कि इन्हीं के समय में, गुप्त काल के समय में हरि हर की पूजा प्रारंभ हुई। हरि और हर अर्थात विष्णु जी और शंकर जी की, ठीक है, दोनों का संयुक्त पूजा का प्रारंभ, ठीक, गुप्त काल में हुआ। हरि हर की पूजा, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इनका सेनापति था वीरसेन। वीरसेन ने उदयगिरी की गुफा का निर्माण कराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदयगिरी का गुफा का निर्माण किसने कराया? तो वीरसेन ने कराया। कई बार प्रश्न पूछा गया। चलिए, ठीक, विष्णु व शिव की संयुक्त रूप से पूजा की परंपरा हरिहर के नाम से इसी समय हुई, जो कि यहाँ पर हम मेंशन कर चुके हैं। तो बस सिंपल सा है कि गुप्त काल जो है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रमुख रूप से था, सिख शैव धर्म का संरक्षण था। ठीक है, अर्थात इन दोनों की पूजा का प्रमाण भी मिलता है, जो कि हरि और हर के नाम से, ठीक, आपको देखने को मिलेगा। हरिहर की पूजा किसके द्वारा हो रही थी? तो गुप्त काल में। अब हम देख लेते हैं, ठीक, प्रमुख मंदिर। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। देवगढ़ कहाँ पर है भाई? झांसी में है। झांसी, देवगढ़ के झांसी में है। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कहाँ है भाई? भीतरगांव का मंदिर को ही लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, ध्यान रखिएगा, कान के भीतर, ठीक, कानपुर ऐसा करके लिखिएगा। ठीक, भीतरगांव कहाँ का भीतर भाई? कान के भीतर, ठीक, कानपुर। ठीक है, अगला है पार्वती मंदिर। इसको नचना कुठारा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, नचना कुठारा, और ये जबलपुर में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पार्वती मंदिर नचना कुठारा के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ है? ठीक, जबलपुर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है ये तिगवा में है, तिगवा, जबलपुर। ठीक, जबलपुर। चलिए, आपका बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर आपका यहाँ नालंदा ले लीजिए, नालंदा। ठीक, या बौद्ध, ये आपका महाबौद्ध मंदिर आपका गया में ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस काल में मंदिरों का निर्माण की परंपरा चालू हुई। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, अभी तक इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि मंदिर निर्माण की परंपरा कब चालू हुई। तो मंदिर निर्माण की परंपरा जो है बौद्ध के काल में चालू हुई। ठीक, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी, ठीक, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, पार्वती मंदिर नचना कुठारा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश समझ लीजिए, इसको आप क्या समझ लीजिए? मध्य प्रदेश। इस स्थान विशेष के छोड़िए, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है जबलपुर है कहाँ है। ठीक है, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर, ठीक, बौद्ध मंदिर आपका नालंदा में, और आपका महाबोधि मंदिर गया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में।
गुप्त के काल में ध्यान रखिएगा दास प्रथा अपने चरम पे थी। ये लोग दास बहुत रखते थे, ठीक है, अर्थात दासों के बारे में चर्चा करेंगे, दासों की चरम सीमा पे ही थी, दासों के तो भंडार था, ठीक है। एक आएगा आपको तुगलक में, ठीक, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, उस समय दीवाने बंदगन बनता है, दास विभाग, अर्थात दासों के संरक्षण सुविधा के लिए एक अलग विभाग का निर्माण होता है। लेकिन अभी हम गुप्त पढ़ रहे हैं, तो गुप्त में ध्यान रखिएगा यहाँ पर दास की संख्या बहुत थी, अर्थात दास प्रथा इस समय चरम पे थी, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अब इसी में सबसे पहली बार सती प्रथा का हमको उल्लेख मिलता है। सती प्रथा कहाँ? एरण अभिलेख में, ठीक है। स्त्रियों की दशा के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्त्रियों की दशा यहाँ पर और नीचे आ गई, गिर गई, क्योंकि उनको हम क्या कर रहे हैं, सती प्रथा, अर्थात पति की मृत्यु के बाद उनको हम जला दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, दबाव पूर्वक, ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्वक। चलिए, शूद्रों की स्थिति सुधरी थी, ठीक है, एक दोनों तरफ की स्थिति बता रहे हैं ना, दास प्रथा था, ठीक है, लेकिन दास प्रथा के बावजूद भी शूद्रों की स्थिति भी थोड़ी सुधार हुई थी, ठीक है। पर्दा प्रथा उच्च वर्ग की स्त्रियां यहाँ पर धारण करती थी, ठीक है, स्त्रियों के बारे में चर्चा है। एक और चर्चा है पुनर्मुह, ऐसी स्त्री को कहते थे जो तो या तो जिसको उसका पति छोड़ दिया है, ठीक है, और छोड़ने के बाद ये जो महिला है, या तो ये महिला पति को छोड़ के रखी है, अर्थात परित्यक्त महिला है, और अगर वो परित्यक्त महिला अगर विवाह करती थी तो उसी को पुनर्मुह कहते हैं, अर्थात दूसरी विवाह करने वाली स्त्री, ठीक। पहला विवाह किया है, चाहे दोनों कारण से छोड़े हो, ठीक, या पुरुष छोड़ दिया हो या महिला खुद छोड़ के आ गई हो, ठीक है, दूसरी विवाह करेगी तो इसी को क्या करते थे? पुनर्मुह कहते थे, पुनर्मुह, ठीक है। अब चलिए देखते हैं व्यापार के बारे में। तो मैं आपको दो बंदरगाह के बारे में बता दूं, ताम्रलिपि और भड़ोच, ये जो है गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह थे। पहला ताम्रलिपि, ताम्रलिपि मतलब कलकत्ता, भड़ोच कहाँ है आपके? गुजरात में, भड़ोच। तो यहाँ से, ठीक है, प्रमुख रूप से ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, अर्थात समुद्री मार्ग से, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल आपका उज्जैन, क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन आपकी दूसरी राजधानी बन चुका था। महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग, अर्थात गुप्त काल में वस्त्र उद्योग की प्रमुखता थी, ठीक है। आपको एक शब्द आएगा खिल या सिल, तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसा जमीन होता था, ठीक, ऐसी भूमि होती थी जो इसमें जुताई, ठीक है, बिना जुताई वाली भूमि होती थी, इसमें जुताई नहीं होता था, ठीक है। और इस समय जो लेन देन का माध्यम था सोने के सिक्के, दिनार, ठीक है, किससे? दिनार के माध्यम से होता था। एक भूमि का नाम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निखान निधि, सॉरी भूमि नहीं, निधि। निखान निधि क्या है? ये ऐसा पैसा है, ठीक, जो जैसे कि बोलते हैं ना, गड़ा हुआ संपत्ति मिला है, अचानक से कोई संपत्ति हमको, ठीक, मिल जाता है, ठीक है, आकस्मिक किसी भी प्रकार का संपत्ति जमीन के अंदर मिला, तो इस प्रकार की संपत्ति पे राजा और ब्राह्मण दोनों का अधिकार होता था, उसी को निखान निधि कहा गया है, ठीक है, समझ के रखिएगा। अगला शब्द है रेशम व्यापार। इस समय मैं अपनी चर्चा किया वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में रेशम भी आ जाता है, तो भारत जो है, ठीक, रोम के साथ इनका, ठीक है, आपका क्या था, रेशम व्यापार चलता था, ठीक, भारत के साथ साथ रोम में, ठीक, भारत का सामान रोम में और रोम का सामान भारत में। चलिए, गुप्त के प्रशासन के देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई, ठीक। देखिए, मौर्य का जो प्रशासन था वो बहुत ही केंद्रीकृत था। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद के जो भी और शासक हैं, पूरा सेंट्रलाइज तरीके से अपने सब चीज़ को कंट्रोल में करके रखे थे। यहाँ पर उतना नहीं थे, ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज था और थोड़ा प्रजातंत्रात्मक भी था, गणतंत्रात्मक, सॉरी, ठीक। ध्यान रखिएगा, मौर्य से ये कम केंद्रित था। अगला था कि गणतंत्री राज व्यवस्था के यहाँ पर ह्रास हुआ था, साथ ही साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था बना था और देवत्व का सिद्धांत आया था। देवत्व का सिद्धांत का मतलब अब राजा जो है देवता तुल्य हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हम प्रशासनिक स्तर पे देखें तो सबसे छोटा स्तर, उसके बाद उससे ऊंचा स्तर, उसके बाद उससे ऊंचा स्तर, इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे छोटा स्तर प्रशासन का होता है ग्राम। कौन सा होता है? ग्राम, ठीक है। ग्राम हमारा सबसे प्रशासन का सबसे छोटा स्तर, ग्राम, ठीक है। ग्राम के ऊपर आप पैठ आ गया, ठीक है, जो कि क्या को है? ग्रामों का समूह, ठीक है, आराम से समझिए, ठीक। ग्राम सबसे नीचे, ग्राम के ऊपर पेट, पेट किसको कहते हैं? ग्रामों का समूह। ग्रामों के समूह के बाद आता है बीथी, ठीक, क्या आ जाता है? बीथी। बीथी के बाद जो है अगला प्रमुख जनपद या विषय, ठीक। आपसे जनपद नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा विषय, ठीक। विषय कौन थे? विषय किसके समतुल्य थे? तो जनपद के समतुल्य होते थे, ठीक है। और इसके प्रमुख को, ठीक, विषयपति कहते थे, ध्यान रखिएगा, विषयपति, ठीक, विषयपति, क्लियर है? विषय। अगला है विषय के बाद प्रांत या भुक्ति, इन शब्द को ध्यान रखिएगा। देश या राष्ट्र तो चलो समझ में आ गया, प्रांत या भुक्ति, ठीक। और प्रांत और भुक्ति के प्रमुख को उपारिक कहते हैं, ठीक। अर्थात ग्राम, पेठ, बीथी, विषय,
प्रांत या भुक्ति, भुक्ति शब्द को पकड़िएगा क्योंकि जो अनकॉमन नेम है वहां से प्रश्न बनता है। राष्ट्र और देश लेगा तो फिर वो तो आसानी से बनेगा। प्रांत और भुक्ति को पकड़िए, ठीक है, और इसके प्रमुख को पकड़िए। प्रांत और भुक्ति के प्रमुख कौन है? उपाधि हैं। क्लियर है? चलिए, प्रशासन के बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, ठीक, चित्रकला। ठीक, तो चित्रकला में सबसे अच्छा इनका चित्रकला है आपका अजंता। तो अजंता की बहुत सारी गुफाओं का निर्माण जो है इसी काल में हुआ, ठीक है, और खासकर आपका, ठीक है, इसमें से जो आपके गुफा है टोटल 29 गुफा में केवल 6 ही गुफा आपके बने, ठीक, ध्यान रखिए, शेष बचे हैं। तो अजंता की गुफाओं में बहुत सारे आपको प्रमाण मिलेंगे गुप्त काल के, ठीक है, गुप्त काल के समय में अजंता गुफा का निर्माण हुआ, साथ ही साथ बाघ की गुफा का, तो और आपके अजंता और बाघ की गुफा का आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। तो इनके समय में ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में आपको जो मूर्ति कला बनी है, तो मूर्ति कला में भी आपका मरनासन राजकुमारी का जो मूर्ति है ये कहाँ मिला है? अजंता की गुफा में, ठीक। तो ये पूछा जाता है ना, मरनासन राजकुमारी का जो मूर्ति है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका, ठीक, अजंता की गुफा में, ठीक है। अब अजंता की गुफा के संबंध में एक और चीज समझ लीजिए कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संबंधित है। 2 शाखा पढ़े हैं, ठीक है, आपका हीनयान और महायान, ठीक। हीनयान वह है, ठीक, जो एकदम, ठीक, आपको किसी भी प्रकार का छूट नहीं देता है, ठीक, नियम कानून को मानने में, यानी कि परंपरागत चीज़ों को मानता है। और महायान उदारवादी है। तो आप जान लीजिए कि अजंता गुफा, ठीक, का संबंध जो है महायान शाखा से है। किससे? महायान शाखा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा साहित्य। बहुत सारे साहित्य की रचना इस समय हुई थी। अब एक एक करके देख लेते हैं। प्रमुख साहित्य है साहित्यकार कालिदास। कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। मेघदूत, मेघदूत के बाद रघुवंश, रघुवंश के बाद मालविकाग्निमित्र, मित्र, ठीक है, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवर्षीय, विक्रमोवर्षीयम, वर्षीयम, ध्यान रखिएगा, विक्रमोवर्षीयम। तो इस प्रकार कालिदास जो है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर अब कहाँ शेक्सपियर कब आया? अभी अभी का है, मतलब बहुत बाद का है। और कालिदास कब के हैं? ठीक है, लगभग 300 ईस्वी के आसपास के हैं, ठीक। तो उस समय अब इनकी तुलना, उल्टा कहना चाहिए था शेक्सपियर को कि उस स्थान का कालिदास, ठीक है। तो नामकरण भी ऐसा है ना, ठीक। फिर भी इतिहास में हमको पढ़ना है कि भारत का शेक्सपियर कौन है, तो कालिदास, ठीक है। विष्णु शर्मा, ठीक। अब एक एक करके इन पुस्तकों के बारे में जान लीजिए। मेघदूत की रचना ध्यान रखिएगा, मेघदूत, रघुवंश, ठीक है, और आपके मालविकाग्निमित्र और विक्रमोवर्षी, इन सब की रचना कौन करते हैं? कालिदास, ठीक है। यहाँ पर 2 पुस्तकों के बारे में और जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक और पुस्तक आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखिएगा। और अगला पुस्तक है ऋतु संहार। ऋतु संहार, ठीक। तो इतने सारे पुस्तक किसके हैं? कालिदास के। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा किया गया। विलियम जोन्स, ठीक, ये पूछा जाता है भाई, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पुस्तक है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा का सब जानते हैं कि इनका है पंचतंत्र, ठीक है। तो बहुत ही फेमस पुस्तक है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। और आपको ये बता दूं कि ये जो आपका पंचतंत्र जो साहित्य है, ये विश्व का दूसरा, ठीक है, सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाला साहित्य है। सबसे ज्यादा भाषा में ट्रांसलेट होने वाला, छपने वाला साहित्य है। पहला है बाइबल, ध्यान रखिएगा, दूसरा है पंचतंत्र, ठीक। रचयिता विष्णु शर्मा, ठीक। नारायण पंडित, यह पंडित है इनका, ध्यान रखिएगा, नारायण पंडित। और इनकी पुस्तक का नाम है हितोपदेश। हितोपदेश, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूद्रक, शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छ कटिकम। कटिकम, क्लियर है। एक एक करके बढ़िए, ठीक है। भास, भास का है स्वप्नवास वदतम। स्वप्न, स्वप्नवास वदतम, ठीक, स्वप्नवास वदतम, श, ये वाली श। कामांधक किसका है? ठीक, कामांधक की रचना नीतिसार, ध्यान रखिएगा, नीतिसार, क्लियर है। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की है।
अमरकोश की रचना की है। ठीक, उसके बाद आएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है आपका, ठीक है, कौन सा भाई? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, राक्षस, ठीक, राक्षस, ठीक है। साथ ही साथ एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, इन्हीं का पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्तम, गुप्तम। क्लियर है? अब देख लीजिए भाई, ठीक है। कालिदास भारत के शेक्सपियर, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमावर्ष्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया। ठीक है, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित होने वाला द्वितीय पुस्तक पूरे विश्व में। ठीक है, नारायण पंडित का हितोपदेश, शूद्रक, मृच्छकटिकम, भास, स्वप्नवासवदतम, कामांदक, नीतिसार, अमरसी, अमरकोश, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। क्लियर है? चलिए अगला में देखते हैं साहित्य के बाद हमारा, ठीक है, लास्ट पॉइंट। ठीक है, साहित्य में है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की है सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका, ठीक। सूर्य सिद्धांतिका का मतलब इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि सूर्य स्थिर है और पूरा जो ब्रह्मांड है, ठीक, ब्रह्मांड का मतलब सौर मंडल जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक, तो पहला सिद्धांत है सूर्य सिद्धांतिका, किसका है? ठीक है, आर्यभट्ट का। ठीक है, इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय, ठीक, ध्यान रखिएगा, दो पुस्तक है, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांतिका। क्लियर है? ठीक, ब्रह्मगुप्त, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगुप्त जो है, ठीक है, इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को, ठीक, क्या कहा था? भारत का न्यूटन। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म सिद्धांतिका, सिद्धांतिका। ठीक, एक्चुअली में, ठीक, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था, इसलिए इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। क्लियर है? वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर ये क्या थे? खगोल शास्त्री थे, ध्यान रखिएगा, खगोल शास्त्री, इस चीज को याद रखिएगा। वराहमिहिर कौन थे? तो ये प्रमुख खगोल शास्त्री थे उस समय के। ठीक है, और इनकी रचना क्या है? बृहद संहिता। ठीक है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका का, बृहद संहिता, संहिता, और अगली पुस्तक है इनका पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। क्लियर है? ठीक है, भास्कराचार्य, देखिए भाई भास्कराचार्य बहुत फेमस है। ठीक, ये इनका नाम भी मेंस में आते रहता है। तो भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य प्रमुख गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा साहित्य भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका दिया, आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा। ठीक है, इन्होंने ही ये बताया कि सूर्य आपके एक जगह पे है, अब पूरे ग्रह उसको देखते हैं। ठीक, पाई का मान इन्होंने ही बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाई का मान, पाई के मान के भी बारे में पूछा जाता है। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन, ब्रह्म सिद्धांतिका दिया। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, इनकी रचना है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये जो गुप्त काल था, गुप्त काल के हमने सारे शासकों के बारे में और सारे साहित्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो आपको फिर से बता दूं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा गया है। ठीक है, अर्थात गुप्त काल जो है प्राचीन भारत का क्या है? ठीक है, स्वर्ण युग है। किस लिए? संस्कृत साहित्य के संबंध में, साहित्य के संबंध में। ध्यान रखिएगा, साहित्य के कारण इनके यहाँ पर बहुत सारे अच्छी से पुस्तकें थी, तो साहित्य के कारण इसको इस काल का क्या कहा गया है? ठीक, क्लासिकल युग, अर्थात ठीक है, स्वर्ण काल। चलिए ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, अगले वीडियोस पे हम, अगला लेक्चर पे हम आगे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको पढ़ने के बाद इसका एमसीक्यूज को भी जरूर देखें। इन्हीं चीज़ों को लेके हम वहाँ पर बनाएंगे। ठीक, आपको वहाँ पर एग्जामिन हो जाएगा कि आपने पढ़ा है तो कितना गढ़ा है। ठीक है, चलिए, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गढ़ना। यहाँ पढ़ लिए, चलिए अब वहाँ पर गढ़ते हैं। एमसीक्यूज को जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बोल दूं कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, आपको एमपी से रिलेटेड सारे चीज़, एमपी कंपटीशन कम्युनिटी, एमपी पीएससी अर्थात कंपटीशन कम्युनिटी मध्य प्रदेश, इस चैनल पे रहेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के आपके प्लेलिस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड रहेंगे। यहाँ पर इतिहास का अलग रहेगा, संविधान, भूगोल, सारी चीज़ें रहेंगी। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सारा सिलेबस आपको एक जगह, एक आपके यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है, आप उनको पढ़िए, अपने साहित्य को भी पढ़िए, अपने बुक्स को, अपने नोट्स को भी पढ़िए। ठीक, और टैली करते हुए चलिए। ठीक है,
चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।